मुंबई की आपराधिक दुनिया उस दौर से गुजर रही थी जब हाजी मस्तान का सिक्का ढल रहा था और उसी वक्त शहर की गलियों में एक नया तूफान आकार ले रहा था। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जो हालात से लड़ते लड़ते खुद बगावत बन गया। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसके अंदर का जुनून किसी पुराने डॉन से कम नहीं था। कहते हैं उसी उम्र में उसने हाजी मस्तान को लूटने की हिम्मत दिखाई और ये वही पल था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपने नए राजा की आहट महसूस की। धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ा जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। उसका नाम अब डोंगरी और नागपाड़ा की हर दीवार पर लिखा जाने लगा। वो बेखौफ था, बेकाबू था और जल्द ही उसकी टक्कर सीधे करीम लाला के पठान गैंग से हो गई। शहर की तंग गलियों में शुरू हुई वो दुश्मनी कुछ ही हफ्तों में खूनी गैंगवार में बदल गई। गोलीबारी बदले और मौतों के बीच उस जंग ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ तक कि उस संघर्ष में उसके बड़े भाई की जान भी चली गई। पर जहाँ आम इंसान टूट जाते हैं वो वहीं और भी खतरनाक बन गया। भाई की मौत ने उसे इंसान से जानवर बना दिया। उसने एक एक कर पठान गैंग के लोगों का सफाया करना शुरू। करीम लाला के सगे भाई को मौत के घाट उतारा तो पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड जान गया कि अब एक नया नाम है जिससे हर कोई डरता है। धीरे धीरे उसकी दहशत ऐसी फैली कि मुंबई की गलियां उसके नाम से कांपने लगी। वो न सिर्फ अपराध का बादशाह बना बल्कि उसने स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग जैसे धंधों से करोड़ों कमाए। वो बॉलीवुड की चकाचौंध में भी दाखिल हुआ। ब्लैक मनी फिल्मों में लगाई और प्रोड्यूसर्स और सितारों से हफ्ता वसूला। जो पैसे दे देते वो महफूज रहते और जो मना करते उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। लेकिन हर बादशाह का एक डर होता है, सिस्टम से टकराव का। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी सांसों की गिनती कर रही है तो वो चुपचाप भारत छोड़कर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान जा पहुंचा। पर देश छोड़ने से उसका खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि असली खून खराबा तो अब शुरू हुआ। भारत से बाहर बैठकर उसने वो किया जो अपराध नहीं, आतंकवाद की परिभाषा बन गया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट एक ऐसा हमला जिसने पूरे भारत को हिला दिया और दाऊद का नाम इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिख दिया। इसके बाद उसका नेटवर्क सीमाओं से परे फैल गया। दुनिया के करीब 15 देशों में उसका आपराधिक साम्राज्य खड़ा हो चुका था। ड्रग्स तस्करी, एक्सटॉर्शन, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग, हर जगह उसकी परछाई मौजूद थी। उसके डर की कहानी इतनी बड़ी हुई कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। भारत और अमेरिका ने उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा और मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की सूची में तीसरे स्थान पर दर्ज किया। ये वही इंसान था जिसने कभी गरीबी के चलते स्कूल छोड़ दिया था, जो छोटी मोटी चोरी से गुजारा करता था, पर फिर वो वही आदमी बना जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने पैरों तले झुका दिया। ये कहानी है उस बच्चे की जो मजबूरी में बागी बना और बगावत से साम्राज्य खड़ा कर गया। मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर। साल 1955 का दौर था। मुंबई तब भी सपनों का शहर कहलाता था, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसी साल एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा नाम के एक सूफी फकीर से मिलने गए। बाबा ने दोनों की हथेलियां ध्यान से देखी, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम्हारे 6 बेटे होंगे और तुम्हारा दूसरा बेटा दुनिया में नाम करेगा, बहुत दौलत और शोहरत पाएगा, और याद रखना उसके नाम के साथ अंधेरा भी होगा। कास्कर दंपति मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि ये भविष्यवाणी एक दिन हकीकत बन जाएगी, ऐसी हकीकत जिससे पूरा भारत हिल उठेगा। कुछ महीने बाद 22 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। यह वही नाम था जो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन गया। कुछ सालों बाद परिवार मुंबई की भीड़भाड़ वाली डोंगरी बस्ती में आ बसा। तंग गलियां, भीड़, सस्ती चाय की दुकानों और छोटे अपराधियों से भरे उस इलाके में इब्राहिम कास्कर अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीवन काटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के दौरान शहर के नामी अपराधी हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार उनसे संपर्क में रहते थे। करीम लाला तो उनके इतने करीब थे कि जब दाऊद के जन्म की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने खुशी में एक शानदार दावत दी। किसे पता था कि जिस बच्चे की खुशियां वो मना रहे हैं वही आने वाले वक्त में उनके साम्राज्य को हिला देगा। दाऊद के बाद इब्राहिम कास्कर के घर 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन पिता ने निराले शाह बाबा की बात दिल से लगा ली थी। उन्हें यकीन था कि उनका दूसरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। इसलिए जहां बाकी बच्चों को म्यूनिसिपल स्कूलों में भेजा गया, वहीं दाऊद को एक अंग्रेजी माध्यम के नामी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, उनकी तरह वर्दी पहने, मगर उनके जैसा संघर्ष न करे। सब कुछ सामान्य चल रहा था तब तक जब तक साल 1966 नहीं आया। उसी साल एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने में नाकाम रहने पर इब्राहिम कास्कर को सस्पेंड कर दिया गया। एक ईमानदार पुलिसकर्मी के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा गई। रोजमर्रा के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। कई बार घर में खाना तक नहीं बन पाता था। इसी संकट के दौर में दाऊद की पढ़ाई छूट गई। वो दिन भर गलियों में भटकता और धीरे धीरे कुछ ऐसे लड़कों के संपर्क में आने लगा जो चोरी, झपटमारी और ठगी जैसे छोटे मोटे अपराध करते थे। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार अपराध का स्वाद चखा। किसी के जेब से पैसे उड़ाने की एक छोटी सी कोशिश, पर यही कोशिश अपराध करते थे। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार अपराध का स्वाद चखा। किसी के जेब से पैसे उड़ाने की एक छोटी सी कोशिश, पर यही कोशिश उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। पिता को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बेटे को जमकर डांटा और मारा भी। वो चाहते थे कि बेटा संभल जाए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी दिन से दाऊद ने ठान लिया था, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा किसी भी हालत में। उसके भीतर अब एक अजीब सी आग जलने लगी थी। पैसे की भूख, इज्जत की चाह और सिस्टम से नफरत। वो देखता था कि कैसे अमीर लोग गलियों के बाहर ऐश कर रहे हैं और उसके जैसे लोग भूख से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे वह उस दुनिया में उतर गया जहां नियम नहीं, बस खौफ और चालाकी चलती थी। वो गली का शरारती लड़का अब मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियों पर पहला कदम रख चुका था और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक पुलिस वाले के बेटे को डॉन दाऊद इब्राहिम बना दिया। मुंबई की धूप उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे शहर के माथे पर किसी नई हलचल
हलचल की तपिश हो। डोंगरी की संकरी गलियों में अब एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहटों से निकलकर डर की भाषा बन चुका था, दाऊद इब्राहिम। पुलिस कांस्टेबल का बेटा अब उस रास्ते पर कदम रख चुका था जहां कानून के साए भी सहम जाते थे। वक्त था 1970 का दशक, जब मुंबई की गलियों में तस्करों और स्मगलरों का जलवा था। इन्हीं गलियों में दाऊद और उसके दोस्तों ने विदेशी घड़ियों का धंधा शुरू किया, लेकिन ये कोई सीधा साधा बिजनेस नहीं था। चमकती घड़ियों के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगना ही असली धंधा था। देखते ही देखते मोहता मार्केट में दाऊद का नाम स्मार्ट ठग के रूप में गूंजने लगा। उसके आत्मविश्वास में वो नशा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी में महसूस होता है। इन छोटे मोटे धोखों ने उसे गलियों का स्थानीय गुंडा बना दिया। पुलिस और व्यापारियों की नजरें अब उस पर ठहरने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुंबई के एक लोकल डॉन बाशु दादा से हुई। वो आदमी जो अपने इलाके में छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलता और हर फैसला बंदूक की नली से करवाता था। दाऊद उसके गिरोह में शामिल हो गया, लेकिन उसकी सोच अपने बॉस से कहीं बड़ी थी। वो सिर्फ गुंडा नहीं बनना चाहता था, वो शहर के ताज पर अपना नाम लिखना चाहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दाऊद की जिंदगी की दिशा बदल दी। बाशु दादा ने किसी मामूली बात पर दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर और उसके बड़े भाई शब्बीर की खुलेआम बेइज्जती कर दी। भीड़ के सामने पिता की झुकी नजरें और भाई के चेहरे पर अपमान की आग, यही वो पल था जब दाऊद के भीतर का जानवर जाग गया। उस रात उसने कसम खाई, अब ये गलियां किसी और के नाम से नहीं डरेंगी। कुछ ही हफ्तों में दाऊद ने बाशु दादा को खत्म करने की साजिश रच दी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने न सिर्फ बाशु को मार गिराया, बल्कि उसके पूरे गैंग को मिटा दिया। अब डोंगरी का बादशाह कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। धीरे धीरे उसका नाम अंडरवर्ल्ड के गलियारों में गूंजने लगा। उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई, जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। एक ऐसा शख्स जो तस्करी से लेकर बॉलीवुड तक अपने पैसे और रसूख से राज करता था। कुछ समय तक दाऊद ने उसके लिए काम किया, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक जलन थी। हाजी मस्तान ने बिना खून बहाए, बिना डर दिखाए इस शहर पर राज कर लिया था। दाऊद को लगता था कि अगर ये शख्स बादशाह बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, सत्ता का, बदले का और पहचान का। ये मौका तब आया जब हाजी मस्तान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करीम लाला के पठान गैंग को दाऊद के 2 दोस्तों की पिटाई का ऑर्डर दे दिया। वो अपमान दाऊद के सीने में नश्तर की तरह चुभ गया। उसने तय किया कि अब इस खेल के नियम वो खुद लिखेगा। इसी बीच उसे खबर मिली कि हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए नकद से भरी अटैची मरीन लाइन से मालाबार हिल्स तक भेजी जा रही है। सिर्फ 19 साल की उम्र में दाऊद ने एक ऐसा कदम उठाने की ठान ली जो मुंबई की तस्करी की दुनिया को हिला देने वाला था। उस रात उसने अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ सड़क पर एक गाड़ी को रोका, वही गाड़ी जिसमें वो अटैची थी। बंदूक की नोक पर उसने ड्राइवर को नीचे उतारा और पल भर में पैसों से भरी अटैची लेकर फरार हो गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस पैसे को वो हाजी मस्तान का समझ रहा था, वो दरअसल मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। यानी उसने न केवल मस्तान से बल्कि मुंबई पुलिस से भी पंगा ले लिया था। अब केस दर्ज हुआ और इस केस की जांच करने वालों में उसका अपना बाप हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर भी शामिल था। ये विडंबना थी, एक तरफ कानून का सिपाही, दूसरी तरफ उसका बेटा कानून का दुश्मन। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, कई ठिकानों पर नाकाबंदी हुई, लेकिन दाऊद हर बार उनकी पकड़ से निकल जाता। उसके कारनामों की चर्चा हर थाने, हर अखबार और हर अड्डे पर होने लगी। अब वो किसी लोकल ठग से आगे बढ़कर मुंबई के क्राइम सिंडिकेट का उभरता चेहरा। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।